अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। इस सिलसिले में हम आज एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? ईमान बाजी आज हमारा साथ देंगी इस कोर्स में। जी ईमान बाजी, पावर रिसोर्सेज से क्या मुराद होगी? ऐसी तमाम चीज़ें जिनसे कि किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को हासिल किया जा सके, किसी तरह की भी एनर्जी निकाली जा सके उसमें से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए या उससे गाड़ियाँ चल जाएँ या कोई चीज़ चले ना, मतलब इंडस्ट्री चल जाए, चूल्हे चल जाएँ, कोई काम लिया जा सके। एनर्जी क्या है? एनर्जी वही होती है ना जिसको कि हम यूज़ करते हुए कोई काम, वी गेट सम वर्क डन। तो उसके क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास? नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास? तो बहुत वास्ट इसका स्पेक्ट्रम है एनर्जी रिसोर्सेज का, पावर रिसोर्सेज का। वो यूं के केमिकल रिसोर्सेज भी इसमें आते हैं, रिन्यूएबल भी आते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी आते हैं। तो हम इसलिए बड़ा ब्रॉड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक रिन्यूएबल होता है, रिन्यू का मतलब है जो खत्म ना हो, रिन्यूएबल। एक नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है नाबिया बाजी? तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, तो पहले नॉन रिन्यूएबल पढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल वह है जो इस्तेमाल कर लिया तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आम तौर पे जो मिलते हैं वो हमें फॉसिल फ्यूल में मिलते हैं। फॉसिल क्यों कहते हैं इसे? फॉसिल कहते हैं पुराने ज़माने के दबे हुए कदीमी जो ज़खायर होते हैं, पुराने ज़माने के दबे हुए, या वो जो हड्डियाँ मिलती हैं हमें पुराने ज़माने की पत्थरों में दबी हुई, जो कि अपनी फॉर्म बदल चुकी होती हैं, अपनी हालत बदल चुकी होती हैं। तो इन फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ज़माना था कि एक समंदर था, उस समंदर में बहुत सारे पेड़ थे, मतलब समुद्री पौधे थे, उसमें बहुत सारे जो है वो मछलियाँ थीं। अचानक से ज़मीन पलटी, वो सब कुछ ज़मीन के नीचे दब गया। फिर समंदर वहाँ से पीछे हट गया, फिर ये ज़मीन ऊंची होती गई। फिर एक टाइम आया कि ये ज़मीन दबे 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 सैकड़ों हज़ारों साल गुजर गए, लाखों साल गुजर गए, कहीं कहीं करोड़ों साल भी गुजर गए। चलो, अब लाखों सालों में ज़मीन के बहुत नीचे दबे दबे ये जो वेजिटेशन थी और जो लाइफ थी, जिसमें जितने भी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई हैं, चाहे इंसान हों या दरख्त हों या पौधे हों या मछलियाँ हों या जानवर हों, दरख्त भी हों चाहे छोटे छोटे पौधों की पत्तियाँ भी हों, इन सब में एक कॉमन फैक्टर है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लाइफ की जो बुनियादी की है वो ये है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये दबे 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 अपनी हालत चेंज कर लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही जो इंसान का गोश्त पोस्ट या दरख्त की छाल या लकड़ी या पौधों का अर्क या पत्ते, ये सब दबे 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 केमिकल रिएक्शन से अपनी हालत बदल जाते हैं और ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये मीथेन में कन्वर्ट हो जाते हैं या किसी भी और दूसरी फ्यूल की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नीचे गाढ़ा 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 मवाद, जो कि करोड़ों टन होता है, अंदर पड़ा होता है। ठीक है, जिसको कि ज़मीन से ड्रिल करके निकाला जा सकता है। सही है। ये जब निकलता है तो ऊपर ऊपर इसमें गैस होती है, वो गैस भी बहुत होती है, निकाले चले आओ, निकाले चले आओ, निकाले चले आओ, निकलती जाती है। नीचे नीचे इसके ये गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है जिसमें सब कुछ मिक्स होता है। इस गाढ़े गाढ़े काले लिक्विड को निकालते हैं तो ये कहलाता है क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड कहलाता है। इस क्रूड ऑयल को ले जाते हैं एक रिफाइनरी में। रिफाइनरी क्या होती है? एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, ऊंची सी, जिसमें के मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ टेम्परेचर्स होते हैं, टेम्परेचर अलग अलग सेट किए जाते हैं और हर टेम्परेचर पे एक आउटलेट होता है। ठीक है, ये आउटलेट है।
तो जैसे जैसे टेम्परेचर, हल्के से टेम्परेचर पे जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनमें से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस क्रूड ऑयल में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस क्रूड ऑयल में पेट्रोल है, इस क्रूड ऑयल में डीजल है, इस क्रूड ऑयल में वो इंजन जो ऑयल होता है ना आपका, लुब्रिकेशन ऑयल भी है, और भी कुछ चीज़ें हैं इस क्रूड ऑयल में जो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होती हैं। तो ये टेक्निक कहलाती है, जो बहुत सारे लिक्विड आपस में मिक्स हों जिनका के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, उनको अलग अलग करने के लिए इस तरह का टावर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कम टेम्परेचर होता है, कुछ चीज़ें यहीं बॉयल हो गई, यहाँ से बॉयल होकर इससे टकरा के निकल गई। अब ये निकल गई, टेम्परेचर बढ़ा के ज़्यादा टेम्परेचर में यहाँ से निकल गई, उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा वो यहाँ से निकल गई, और टेम्परेचर बढ़ा है कुछ चीज़ें यहाँ से निकल गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, अक्सर चीज़ें एक एक करके निकलती जाती हैं, आखिर में सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा हैवी टेम्परेचर वाली चीज़ें रह जाती हैं, जिसको आप ग्रीस कहते हैं। ग्रीस होता है बड़ा गाढ़ा सा, मोटा मोटा सा, वो वैसलीन की तरह से, पेट्रोलियम जेली भी उसमें से निकलती है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्रूड ऑयल में जो अंदर दफन हुई हुई होती हैं, इनको हम सुराख करके निकालते हैं, ड्रिल करके निकालते हैं। ठीक। तो इसी में उसकी शक्लों में क्या क्या है, इसकी शक्लों में कोयला भी अंदर होता है। बाज़ औक़ात लकड़ी कोयले की शक्ल कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड नहीं होती वो। बाज़ औक़ात ऑयल बन जाता है, बाज़ औक़ात गैस बन जाती है। ठीक है। तो एक तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। अभी इसके ऊपर हम तफसील से बात कर लेते हैं पहले, फिर हम अगली नॉन रिन्यूएबल पे जाएंगे। कोयले की दुनिया में 4 तरह की किस्में हैं। कोयले से शुरू करते हैं। कितनी किस्में हैं? 4 तरह की। ये आएगा अक्सर चीज़ें, अक्सर डिटेल्स जो बुक में दी हुई होती हैं वो पेपर में इस तरह से नहीं आती, अप्लाइड आती हैं, लेकिन जो 4 तरह की किस्में हैं ना कोयले की, ये आती हैं। तो पहला है एंथ्रेसाइट। क्या है? बस ये 4 किस्मों के नाम याद कर लीजिएगा। एंथ्रेसाइट, ये बेस्ट कोयला होता है। बेस्ट क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि जब ये जलता है तो इसकी हीट भी अच्छी होती है, और इसमें से धुआं भी कम निकलता है, इसमें इम्प्योरिटीज कम होती हैं। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का होता है वो होता है बिचुमिनस। बिचुमिनस को, ये सेकंड नंबर पे आता है। ये भी बहुत अच्छा जलता है, इससे हल्का जलता है लेकिन वैसे बहुत अच्छा होता है। इससे हल्का जलता है, ये तो बिल्कुल जैसे कह लें ना, डायमंड ग्रेड है, बिल्कुल बेहतरीन है। इसके मुकाबले में थोड़ा हल्का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम का नहीं है, बहुत काम का है। क्या? उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे लिग्नाइट। इसकी क्वालिटी काफ़ी कम होती है, लो हीट देता है, और लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो धुआं हुआ बहुत निकलता है इसको जलाने में। ठीक है। चौथी नस्ल होती है कोयले की, जिसको आप कहते हैं पीट। ये पूरा कोयला बना ही नहीं होता, ये अध बना कोयला होता है, ठीक से कोयला बनने की शक्ल में नहीं पहुंचा होता, तो अभी इसमें लकड़ीपन होता है। लकड़ी का मसला क्या है? लकड़ी को जला लो भाई, ये दरख्त इतने दबे थे नीचे, इतने अरसे में कोयला बने, कोयले से क्यों, कोयले की क्या जरूरत है, लकड़ी को जला लो। लकड़ी अभी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड में मौजूद होती है पूरी तरह से, जिसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब जलते हैं तो वो H2O बन के एक तो धुआं बहुत देते हैं। इसी तरह से लकड़ी में और भी कंपोनेंट्स होते हैं, और भी केमिकल्स होते हैं, और भी एलिमेंट्स होते हैं, तो जब लकड़ी को जलाते हैं तो बहुत धुआं होता है। आपने कभी देखें, कभी गाँव वाँव गई हों, या कभी आप उस पे गए हों, नॉर्दर्न एरियाज पे गए हों जहाँ पे कि वो करते हैं ना, अपना बॉन फायर करते हैं, बॉन फायर में कितना धुआं निकलता है, लेकिन बकरा ईद में जब हम कोयले जलाते हैं तो इतना धुआं तो नहीं निकलता, कि धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं हो गया। इसलिए कि लकड़ी तो बहुत ज़्यादा धुआं देती है, बहुत स्मेल करती है। जितना अच्छा कोयला बनाने का प्रोसेस हुआ होगा, कोयला बनाने का प्रोसेस क्या है कि लकड़ी में से मॉइस्चर निकल चुकी होगी, और लकड़ी में से एक्स्ट्रा केमिकल्स
एलिमिनेट हो गए होंगे ज़्यादातर। जितना अच्छा कोयला बनाने का प्रोसेस हो चुका होगा उतना ही बेहतर वो हीट भी देगा और उसमें से धुआं वगैरह कम निकलेगा। तो पीठ तो अभी ऑलमोस्ट लकड़ी और कोयले की बीच की जगह है, तो इसलिए इसको तो आप कोयला समझें, बस नाम का कोयला है। ठीक है, तो सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट है, फिर बिचुमिनस है, फिर लिग्नाइट है। चलो पीठ भी कोयला मान लेते हैं, लेकिन ये सबसे बेकार हालत में। पाकिस्तान में दुनिया का एक बहुत बड़ा कोयले का ज़ख़ीरा निकला है, थर के डेजर्ट में। उम्मन होता है ऐसे ही, जो आज का डेजर्ट है ना, आज से लाखों साल पहले वहाँ कोई बहुत बड़ी वेजिटेशन होगी, कोई जंगलात होंगे जो दब गए नीचे, और अब उसके अंदर ही अंदर से कुछ निकल रही हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे सऊदी अरब है, एक गरीब मुल्क था 1950 में। पाकिस्तान और दूसरे इंडिया वगैरह ये लोग उसको, सऊदी अरब की मदद करते थे, डोनेशन देते थे, तो उससे चलता था सऊदी अरब। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे पता चला वो जो डेजर्ट था, डेजर्ट के अंदर से कोई काली काली चीज़ निकल रही थी। उस काली चीज़ को देखा तो वो क्या था? ऑयल था, क्रूड ऑयल। और इतना क्रूड ऑयल, इतना क्रूड ऑयल, पता चला पूरे डेजर्ट के नीचे ऑयल ही ऑयल भरा हुआ है। तो अचानक से मुल्क अमीर हो गया। उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं वो लोग, काला सोना, क्योंकि उसने उनकी तकदीर बदल दी ना, पूरा बिल्कुल ही सोना ही, मतलब सोने की तरह से उनके लिए काम आया वो। आज भी कितना अमीर है वो, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी कर लें, कितना भी हो, जला जला के ख़त्म हो जाएगा आखिरकार वो। तो इसीलिए सऊदी अरब अब क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि अब मैं सिर्फ तेल से कमाता रहूँगा तो मेरी तो कमाई एक दिन ज़ीरो हो जाएगी, तेल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं और चीज़ों से भी कमाने का इंतज़ाम अभी से शुरू कर देता हूँ। उसके पड़ोसी में एक मुल्क है जिसके पास तेल नहीं है, लेकिन वो फिर भी कमा रहा है, तो उन्होंने उनसे मिसाल ली कि यार ये सही कर रहे हैं। वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा शहर है? वो शहर है दुबई। दुबई जो है वो क्या कर रहा है कि उसने बहुत मॉडर्न किस्म की फैसिलिटीज़ दी पूरी दुनिया को, कि आप यहाँ पे आके जॉब करें, यहाँ पे आके कारोबार करें। बहुत मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, हर जगह एयर कंडीशन है, आपको सड़कें बेहतरीन मिलेंगी, कोई चोरी नहीं होगी, बहुत सख्त कानून होगा सड़कों पे, बिल्कुल इंसाफ भी होगा, अमन अमान भी होगा, कभी लोड शेडिंग नहीं होगी, पानी बिल्कुल अच्छा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आसाइशें अच्छी दे दी और अमन अमान दे दिया, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं कारोबार करने वाले को। तो पूरी दुनिया से कारोबार करने वाले चाहते हैं कि हम दुबई में आके कारोबार करें। हालांकि दुबई में ना तेल है, ना गैस है, ना कुछ है, लेकिन दुबई बहुत अमीर हो रहा है। ये बात सऊदी अरब ने सीख ली कि उन्होंने कहा तेल तो ख़त्म हो जाएगा, रिन्यूएबल नहीं है, और ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्यों ना हम भी, हमारे पास दुबई से बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन है, बहुत ज़मीन है, सऊदी अरब तो दुबई से बहुत बड़ा है, तो क्यों ना हम भी अपने पास एक दो शहर ऐसे बसा लें जिसमें बाहर से आने वालों से कहें कि ये आप लोगों के लिए बसाएं, यहाँ पे आइए, अपनी जॉब वॉब्स लेके, बिजनेस लेके यहाँ रहिए, बेहतरीन 24 घंटे बिजली होगी, ज़बरदस्त सड़कें होंगी, अमन व अमान होगा, कोई बदमाशी नहीं होगी, कोई किसी किस्म का कोई आपको थ्रेट नहीं होगी, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीजिए। यहाँ तक कि जो कानून हमारे मुल्क का है वो भी नहीं यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे एक नया कानून बना के लगा देंगे हम, ताकि आप सुकून से रह सकें। आप बोले ना भाई हम तो मॉडर्न ज़िंदगी गुजारते हैं, आप सऊदी अरब में आएंगे, आप लोग हमें कहेंगे ये पढ़ो, ये पहनो, वो पहनो, ऐसा करो, तो नहीं, इस शहर के अंदर अंदर कोई कानून आपके ऊपर वो वाला नहीं लगेगा, लेकिन लेकिन अमन अमान बहुत होगा। तो दुनिया भर से लोग यहाँ भी आना चाहेंगे। इस शहर का नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है? न्योम। न्योम जो है वो अरबी और उर्दू का, अरबी और इंग्लिश का मिला हुआ वर्ड है। न्यू का मतलब होता है नया, और योम का मतलब होता है दिन, न्यू डे, न्योम। ठीक है, अच्छा, फिर ये अंग्रेज अमेरिका से और कनाडा से और इंग्लैंड से और जर्मनी से और यूके से, और यूके इंग्लैंड तो एक ही हो गया, और यूरोप की दूसरे नेशन से भाग भाग के क्यों आ रहे हैं दुबई में? उनके अपने मुल्क में नहीं है क्या ये सब चीज़ें? हर वक्त बिजली रहती है, हाँ हर वक्त बिजली होती है। उनके अपने मुल्क में नहीं है? इंसाफ वगैरह नहीं होता क्या दुबई में, अमेरिका में और यूके में? और असल में ये जो इन्होंने चालाकी से समझ ली एक बात, दुबई ने पहले ये बात समझी कि ये जो, और सिंगापुर ने भी समझी है बात, सिंगापुर भी इस मामले में बहुत अच्छा है। इन्होंने देखा कि जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इंसानी हुकूक देते देते चोरों को, मुजरिमों को, सबको इंसानी हुकूक इतने दे दिए कि आप चोर को भी कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, अगर कोई चोरी कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई सड़क पे कुछ छीना झपटी कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, आप कुछ नहीं कर सकती पुलिस। क्या आपने उसकी यहाँ क्यों गोली मार दी? वो सिर्फ चोरी तो कर रहा था,
आप उससे गुर्दे पे गोली मार दी, बेचारे की जिंदगी खराब कर दी लोग। अब पुलिस हर वक्त डर के रहती है कि कहीं चोर को ज्यादा ना लग जाए। इस चक्कर में अमन अमान कायम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यूरोप में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, अपना कनाडा में, इधर उधर सब जगह बहुत चोरी चकारी, बदमाशियां, गन फाइट्स और सड़क पे लड़ाइयाँ। किसी को कानून का खौफ नहीं कि कानून वाले हमें कुछ करेंगे नहीं, हमारी बहुत वैल्यू है। ये इन्होंने पकड़ लिया कि हम कानून बड़ा सख्त लगाएंगे। कहेंगे किसी ने सड़क पे खड़े होकर किसी से बदतमीजी की, उसको वहीं ऐसा जबरदस्त फाइन करेंगे कि वो कहेगा यार मेरी तो सारे महीने की तनख्वाह निकल गई। किसी ने हल्की सी भी किसी की गाड़ी टच की, उसको ऐसी फाइन करेंगे। किसी ने सड़क गाड़ी चलाने में जरा सी भी कुछ ऊंच नीच की, ऐसी फाइन्स बड़ी हैवी कर दी। जरा सी भी इजाजत नहीं दी किसी को कि वो किसी दूसरे के हकूक के ऊपर डाका डाल सके। और अपने घर में रह के जो चाहे करो भाई, एंजॉय करो। तो ये जो इन्होंने ट्रिक पकड़ी, इसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग जो है कहते हैं यार रहना है तो फिर दुबई में रहना है। और अब वो नियम को भी ऐसे बनाना चाहते हैं कि अब वो लोग कहेंगे रहना है तो सऊदीया में रहना है भाई। हाँ हाँ हाँ, बड़ा सुकून है, कोई किसी को तंग नहीं कर सकता, कोई किसी को लाउड म्यूजिक नहीं चला सकता, सब एक दूसरे के साथ बहुत, एक दूसरे के राइट्स बड़े इक्वल हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन चोरों के और बदमाशों के राइट्स इक्वल नहीं है। बस ये इन्होंने चालाकी से पकड़ा जिसकी वजह से इनकी मार्केट हिट हो गई। ठीक है, हम कह रहे थे पावर रिसोर्सेज, और हम यहाँ पे इसलिए आ गए कि असल में पावर रिसोर्सेज में बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो नॉन रिन्यूएबल है ना वो सब जगह ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान में गैस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। हमने सुना था जब हम छोटे थे, आज से 20-25 साल पहले हमने सुना था कि भाई ये तो अभी बहुत साल, 100 साल चलेगा। वो हमने 20 साल में ही खा लिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि और जगह भी गैस दरियाफ्त हो गई पाकिस्तान में। खैर, तो हम बात कर रहे थे कोयले की। तो कोयला पाकिस्तान में भी पाया जाता है, बहुत पाया जाता है। थर के डेजर्ट में पाया जाता है। वहां से बात थर के डेजर्ट से सऊदीया के डेजर्ट पे चली गई थी। लेकिन वो कोयला कौन सा पाया जाता है और ये कोयला कैसा होता है? अच्छा नहीं होता। इसकी मदद से हम एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। कोयला तो बहुत है हमारे पास, लेकिन फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं क्योंकि हमें बिटुमिनस चाहिए, हमें एंथ्रासाइट चाहिए, बाहर से मंगाते हैं हम कोयला। तो किसी साहब ने ये मशवरा दिया है कि अगर कोयला आप ये निकाल के, इस कोयले का इस्तेमाल क्या करते हैं लोग, इस कोयले की मदद से बिजली बनाते हैं। कोयले से बिजली कैसे बनती है? कोयले को जलाते हैं, उसको बॉयलर के नीचे रखते हैं, बॉयलर में पानी होता है, उस बॉयलर को बॉयल कर में पानी बॉयल करते हैं, पानी बॉयल होता है तो स्टीम बन के बाहर निकलता है प्रेशर से। उस स्टीम को प्रेशर से जमा करते हैं और फिर उसके प्रेशर से टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन क्या होती है? टरबाइन एक गोल चलने वाली चक्की होती है जिसके नीचे मैग्नेट्स लगे होते हैं, मोटर लगी होती है। जब मैग्नेट्स को कॉइल के गिर्द घुमाते हैं तो उससे बिजली चलना शुरू हो जाती है। ये कानून है फिजिक्स का। हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, जिसको कि डैम से निकल के आ रही है, वैसे ही आ रही है कि डैम्स के पानी को घुमा के टरबाइन पे मारते हैं, टरबाइन के पर चलते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेट के गिर्द कॉइल घूमती है, कॉइल के गिर्द मैग्नेट घूमता है और उससे बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, या आप अपने हाथ से भी कर सकती हैं। मैग्नेट लें और बीच में तार को गोल गोल लपेट लें और उसको गोल गोल घुमाएंगे तो उसमें से बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी। बच्चों के खिलौनों की मोटर होती है ना, वो निकाल लें, उसके दोनों साइड पे एलईडी के वो रख दें, एलईडी को टच कर लें और हाथ से मोटर को घुमा दें तो एलईडी जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नेट और कॉइल होता है। ठीक है, यही जनरेटर का काम है। आपके घर में अगर जनरेटर हो तो जनरेटर भी ऐसी बिजली बनाता है कि कॉइल होती है और मैग्नेट होता है। कॉइल मैग्नेट चारों तरफ होता है, कॉइल बीच में होती है, कॉइल गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कोयले से किस तरह से बिजली बनती है? कोयले से बॉयलर को गर्म करते हैं और बॉयलर में पानी गर्म होता है, पानी से स्टीम बनती है। स्टीम इतनी पावरफुल होती है ना, पावरफुल गैस है, तो उसको गुजारते हैं टरबाइन में से, इससे टरबाइन चलना शुरू हो जाती है, बिजली बनती है। ठीक है, लेकिन बहुत से बिजली घर जो कोयले से बने हैं वो हमारा लिग्नाइट यूज नहीं करते। तो हमारे एक मशहूर साइंसदान है, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं फिर कि थर में कोयला जहां दफन है जमीन के नीचे, उसको वहीं जला दो, बाहर नहीं निकालो, जमीन के नीचे जला दो, नीचे से उसकी हीट को ट्रांसमिट करके बॉयलर को यूज कर लो। तो जहां कोयले की कानें हैं, बॉयलर को वहां ले जाओ, पावर प्लांट वहां ले जाओ। पहले क्या होता था कि कोयला खोद के पावर पॉइंट में ले जाया जाता था, पावर प्लांट में। अब पावर प्लांट को कहते हैं कि पावर प्लांट, मोबाइल पावर प्लांट बनाओ, उनको कोयले की कान के करीब ले आओ और कोयला नीचे ही बर्न करवा लो,
तो जो उसमें से इम्प्योरिटीज होंगी भी वो नीचे के नीचे निमट जाएंगी, ऊपर हवा को उतना मुतासर नहीं करेंगी। अंडरग्राउंड बर्न करके उस अंडरग्राउंड हीट को ट्रांसमिट करने का एक मैकेनिज्म बनाओ जिससे कि हमारा बॉइलिंग हो जाए। तो ये कोयला बहुत सस्ता पड़ेगा हमें, किसी को चाहिए ही नहीं, वैसे इतना बेकार कोयला है, कोई खास काम का नहीं है। सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा है हमारे इस कोयले में, तो उसमें से बहुत सख्त और ख़तरनाक गैसेस निकलती हैं, ये मसला है। तो ना गैस का मसला होगा, ना बेचने का मसला होगा, फ्री का कोयला पड़ा हमारे पास, इतना है, लाखों करोड़ों टन कोयला है। ठीक है जी। तो ये तो हो गई कोयले की बात। कोयला निकलता कैसे है वैसे आमतौर पे? कोयले की कान होती है, ये देखिए इसमें सीढ़ियाँ बनती हैं, ये बनी हुई भी हैं। आमतौर पे आमतौर पे जो कोयला होता है ना, थर में भी ऐसे ही निकल रहा है, बल्कि थर की ही तस्वीर दी हुई है इन्होंने, कि वो उन्होंने जो है ना सरफेस से डिग करना शुरू करते हैं और पूरी पूरी ज़मीन को जैसे गंजा करते जाते हैं। ऐसे सीढ़ियाँ सी बनी हैं बहुत बड़ी बड़ी ना, ये पूरा आहिस्ते से डिग करते जा रहे हैं पूरी पूरी सरफेस को, और सरफेस पे से ही उठाते जा रहे हैं कोयला। पहले सरफेस ऊपर थी, ये थी सरफेस पहले, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको डिग करते करते नीचे तक पहुंच गए। लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया, ट्रक्स चलते हैं यहाँ पे, एक्सकेवेटर्स कर चलते हैं। ठीक है, देखिए ये तस्वीर मौजूद है, ये नीचे तक खुदाई हो गई, ये सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, ये ट्रक्स के चलने की जगह हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं। ठीक है, तो बहरहाल बता रहे हैं कि अगर थर के कोयले को हम इस्तेमाल कर लें तो 175 बिलियन टन का रिजर्व है। 175 बिलियन टन, आप लिखते भी शुरू हो जाए ना, 1 2 3 4 का गिनती लिखने ना, 175 बिलियन लिख लें तो पता नहीं कितने महीने लग जाए आपको खाली ये लिखने में। तो ये 1000 मेगावाट बिजली 200 साल तक बना सकती है। हम सबको फ्री बिजली मिल सकती है, देंगे नहीं कभी भी फ्री बिजली, कुछ भी हो जाए, लेकिन कितना आसानी हो जाए ना, बिजली मुफ्त। पाकिस्तान में बिजली सस्ती हुई, पाकिस्तान ने तरक्की कर ली, क्योंकि सारी इंडस्ट्री को रोना ये है कि बिजली बहुत महंगी है, जिसकी वजह से हम सस्ते प्रोडक्ट नहीं बना सकते, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। बाहर के मुल्क हमसे सस्ती चीज़ बना रहे होते हैं, वो हमसे जीत जाते हैं, है ना। तो अगर बिजली सस्ती हो जाए, आप सोचो आप दिन में जो है वो सारे घर में एसी एसी चलाते रहो, आपके घर में बिजली सस्ती हो जाए तो एसी बनाने वाली कंपनियां कितनी खुश हो जाएंगी, कहेंगी कि भाई हर बंदा कह गया यार हर कमरे में एसी लगा लो, सस्ती बिजली है। तो एसी कितने बिकेंगे, एसी की कंपनियां कितनी चलेंगी, तो उससे कितने लोगों को मुलाजमत मिलेगी। हर चीज बूम में आएगी अगर बिजली सस्ती हो गई, हर चीज बूम में आ जाएगी। तो बिजली सस्ती नहीं करने देते हमारे यहाँ, हमारे स्कूल में भी एसी लग जाएगा। तो बहरहाल ये एक ड्रीम है हमारा कि काश हम थर्कोल को इस्तेमाल करके कुछ कर लें। चल रही हैं बातें कुछ। तो पाकिस्तान में कोयला कई जगह पाया जाता है, सिंध में भी पाया जाता है, बलूचिस्तान में भी पाया जाता है, केपीके में भी पाया जाता है, कुछ ना कुछ पंजाब में भी पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ों के अंदर जमीन के नीचे दफन कहीं ना कहीं कोयला मिल जाता है। तो लेकिन ये कि जो सिंध में पाया जाता है वो लिंगनाइट है, बलूचिस्तान में भी कोई ख़ास नहीं पाया जाता, पंजाब में भी सब बिचुमिनस है, और खैबर पख्तूनख्वा में सब बिचुमिनस है। सब बिचुमिनस का मतलब तकरीबन लिंगनाइट के करीब। तो कोई बहुत अच्छा कोयला हमारे पास मौजूद नहीं है। लेटेस्ट रिजर्व हमारे पास थर में डिस्कवर हुआ, और सॉल्ट रेंज के पास भी कुछ रिजर्व डिस्कवर हुए हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलें। अब हम बात करते हैं वो जो क्रूड ऑयल था, उसको टेक्निकली कहते हैं मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मिनरल्स की तरह से ज़मीन के अंदर दफन होता है, उसको निकाला जाता है। मिनरल ऑयल जो है वो, और उसमें बहुत सारी किस्में होती हैं उसकी। मिनरल ऑयल जो है वो बड़ी अच्छी ही तस्वीर है, मैं तस्वीर ही दिखा देता हूँ आपको, इससे ज़रा आपको अफाका होगा। अच्छा, समहाउ आपके बुक वालों को, पेपर वालों को ये जो पावर रिसोर्सेज है ना, उसकी डिटेल बहुत पसंद है।
उसमें ऐसे सवाल डिटेल वाले आते हैं, अंदर से ऐसे चैप्टर के बारे में ज़्यादा सवाल आते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को, जैसे ये ना, ये ऑयल रिग कहलाती हैं, ये ऑयल रिग पे सवाल आ जाएगा कि ऑयल रिग क्या होती है। तो ज़रा ये अच्छा डिटेल वाला में आपको देखना चाहिए। ठीक है, ऑयल रिग क्या होती है? ज़मीन को खोदते हैं, ठीक है, ज़मीन को खोदने के लिए एक बड़ा सा टावर खड़ा किया जाता है ऐसा। ये टावर सरफेस के ऊपर होता है, इसके अंदर ड्रिल करने की सलाहियत होती है। ये ड्रिल करता जाता है और आपको जब कहीं आपको गैस मिली ना, अगर सुराख करते करते, तो आप समझ जाएं कि आसपास तेल भी मिलेगा, क्योंकि गैस जो है ऊपर उठी हुई होती है, तेल नीचे बैठा होता है। आमतौर पे यहाँ पे पानी भी होता है बिल्कुल नीचे। ये पत्थर वो होते हैं जिसमें से कि तेल और पानी जमीन के अंदर नहीं उतर सकते, इनको कहते हैं नॉन पोरस रॉक। इसकी सरफेस पे ऑयल और वाटर और गैस सब जमा होते हैं इसकी सरफेस पे। बीच में ये ऑयल वाटर गैस जमा है, ये भी वो पत्थर है जिसमें से कि पानी जज नहीं हो सकता। सही है, तो बीच में ट्रैप है ये चीजें। जब आप सुराख करते हैं तो कभी आपका सुराख गैस तक पहुंचता है, कभी आप सुराख करते हैं तो आपका सुराख डायरेक्ट ऑयल तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये ऑयल ट्रैप होता है इस तरह से। तो आप यहाँ से गैस भी निकालते हैं, ऑयल भी निकालते हैं। और जब आपको लगता है कि गैस का प्रेशर कम हो गया, तो वो कैसे कैसे बढ़ाया जाता है उसका प्रेशर? उसमें मजीद पानी पंप किया जाता है या नाइट्रोजन पंप की जाती है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो उसको इस तरह की जगहों पे इत्मीनान से पुश कर सकते हैं। समझिए यहाँ पे एक सुराख किया, या ये वाले सुराख से आपकी गैस निकलना कम हो गई, नीचे नीचे हो गई थोड़ी सी। आपने यहाँ से नाइट्रोजन को धक्का लगाना शुरू किया, यहाँ से सारी गैसेस ऊपर उठाना शुरू हो जाएंगी, तो ऊपर से ये वाली गैस बाहर आना शुरू हो जाएगी। है ना, जैसे ही नहीं आप फूंक मारेंगे कि चीज़ में दूसरी तरफ से कुछ निकल आए, तो स्ट्रॉ डाल के यहाँ से फूंक मारी आपने, यहाँ से बाकी चीज़ें तेज़ी से बाहर आना शुरू हो गई। तो इसमें नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किया जाता है इस काम के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, अंदर कोई धमाका वगैरह नहीं होगा पेट्रोल से या गैस से, किसी चीज़ से नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगी। नाइट्रोजन बहुत नॉन रिएक्टिव गैस है, इनर्ट गैस है। ठीक है, तो ये बात हमने देखी कि ऑयल रिग किस तरह से जमीन के अंदर से तेल निकाल रही है। तो सबसे पहला काम होता है इसमें मिनरल ऑयल निकालने में, पहले तो आप ढूंढते हैं, क्योंकि ये सुराख करना बहुत महंगा काम है, बहुत गहरा सुराख होता है, बहुत महंगा काम है। इतना महंगा काम है कि हमारे मुल्क वाले कर ही नहीं सकते, मतलब पाकिस्तान में नहीं कर सकते आप। आपको बाहर के मुल्कों की कंपनीज बड़ी बड़ी बुलानी पड़ती हैं, वो करते हैं, उनसे आपका शेयर होता है फिर पैसों का, कि थोड़ा ऑयल तुम रखो, थोड़ा ऑयल हमें दो। यही जैसे हम सोने और चांदी में करते हैं, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी कॉपर में हम कर रहे हैं, कि कॉपर निकालना हमें नहीं आता, तुम निकाल दो, हमें थोड़ा हमें दे दो, थोड़ा खुद रख लो। तो ऑयल भी हम ऐसे ही निकलवाते हैं बाहर की कंपनी को बुला के। तो सबसे पहले तो ढूंढना होता है कि जहां सुराख करें वहां ऑयल हो भी तो अब इतनी नीचे जाके ढूंढेंगे कैसे? तो इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू, वेव्स के थ्रू, एक्सरेज के थ्रू, और भी टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू हम ये अंदाज लगाते हैं कि यहाँ पे तेल होगा, बहुत ज़्यादा चांस है। फिर सुराख करते हैं, कभी ड्रिल सक्सेसफुल होता है, कभी ड्रिल अनसक्सेसफुल भी होता है। तो पहले तो जो काम करते हैं वो करते हैं प्रोस्पेक्टिंग और ड्रिलिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब ढूंढना, तलाश करना, अंदाजे लगाना है कहाँ होगा, और ड्रिल करना मतलब सुराख करना। फिर जब तेल निकल आता है तो उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन का मतलब मैंने आपको बताया कि उसको मुख्तलिफ लेवल पे हम अलग अलग कर लेते हैं। उसमें से जो चीज़ें निकलती हैं, इतनी सारी चीज़ें, मैं आपको लिस्ट ही सुना देता हूँ खाली पढ़ के। उसमें से फर्नेस ऑयल निकलता है, उसमें से वैक्स निकलता है, उसमें से पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, हाई ग्रेड पेट्रोल जिसको कि आप कहते हैं, ये जो इंजन जेट फ्यूल्स होती हैं, जहाज़ों की फ्यूल्स, वो भी यहीं से निकलती हैं। ठीक है, तो
बहुत सा इसका इस्तेमाल है, बहुत काम की चीज़ है जो नीचे से निकलती है, लेकिन क्या है कि ये ख़त्म हो जाएगी। आज के दिन अगर एकदम से ज़ीरो कर दें पेट्रोल ऑयल के रिजर्व्स को, तो आज हम सब घर बैठ जाएंगे। दुनिया चली, हमारी दुनिया तो कम से कम उसी से चल रही है। हाँ, अपना यूरोप की बहुत से मुल्कों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, जैसे जर्मनी ने काफ़ी हद तक कर लिया है। अब वो ऑयल्स को से आज़ाद हो गए हैं, उन्होंने अपनी दुनिया को रिन्यूएबल कर लिया है, सोलर पे इस पे उस पे चले गए हैं। लेकिन हम अभी भी ऑयल सप्लाई कैसे होता है, एक मुल्क ने ऑयल निकाला दूसरे मुल्क को कैसे भेजता है? बहुत बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं जिनके ऊपर ऑयल को लादा जाता है। जहां से ऑयल निकलता है, क्योंकि ऑयल बहुत निकलता है तो यहाँ से पाइपलाइन बनाई जाती है, अंडरग्राउंड भी, बाद ऑन द ग्राउंड भी पाइपलाइन बनाई जाती है जो जहाज़ों के टर्मिनल तक जाती है। पाकिस्तान में भी बनी हुई है पाइपलाइंस जो जहाज़ों के टर्मिनल से लेकर ऑयल रिफाइनरी तक मौजूद हैं। हमारे यहाँ जहाज़ ऑयल लेके आता है, वहां से पाइपलाइन में लोड करता है ऑयल को, वो बहता हुआ पूरे मुल्क से गुजरता हुआ वो ऑयल रिफाइनरी पे जाके ऑयल पहुंचता है। वहां पे ऑयल रिफाइन होता है और उसको जो है वो अलग अलग करके उसमें से पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं और फिर वापस टैंकर्स के हाथ से पेट्रोल स्टेशन को भेज देते हैं। तो एक मुल्क दूसरे मुल्क को तेल बेचने के लिए क्या करता है, पानी के जहाज़ों के ज़रिए ज़्यादातर ये सफ़र होता है। गैस भी पानी के जहाज़ों से आती है, बड़े बड़े पानी के जहाज़ होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, उसके अंदर गैस भरी होती है। ठीक है। और मुल्क के अंदर सप्लाई करने के लिए आमतौर पे पाइपलाइंस यूज़ होती हैं। उसके अलावा रोड टैंकर्स भी होते हैं, आप देखते हैं ऑयल टैंकर्स गुजर रहे होते हैं, पेट्रोल टैंकर्स गुजर रहे होते हैं। पाकिस्तान में पार्को ने वो लाइन बिछाई है, पार्को की कंपनी है, उसने वो लाइन बिछाई है जो कि हमारे बिन कासिम पोर्ट से लेकर और उनकी जो रिफाइनरी है वहां तक जाती है। पोर्ट कासिम टू महमूद कोट, मुजफ्फरगढ़ में। बहुत लंबी पाइपलाइन है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान कवर करती है वो। उसी में बैठ के आप पंजाब पहुंच जाए। आपको पता है कि जो ज़मीन ज़ेरे ज़मीन गुजर रही है बहुत सारी जगहों पे से, उससे भी लोग सुराख कर लेते हैं। ऐसे ज़बरदस्त हमारे ज़हीन लोग हैं। किसी ने अंदाजा लगाया कि फलानी जगह से पाइपलाइन गुजर रही है, उसने अपने घर के नीचे से सुराख करना शुरू किया, या फैक्ट्री थी कुछ थी उसकी, वहाँ सुराख करना शुरू किया, फिर ऐसे सुराख करता गया, पाइपलाइन तक पहुँच गया वो। उसमें से डुल करके तेल निकालना शुरू कर दिया। कितने दिनों कितने अरसे से कर रहा था, अब किसी ने मुखबरी कर दी तो पकड़ा गया, वरना हमें तो नहीं पता चलना था। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑयल की बहुत से मुल्कों में है। उनमें से कुछ का नाम मौजूद है। सऊदीया में बहुत ज़्यादा है, चाइना में भी काफ़ी है, यूएस में भी काफ़ी होती है वैसे, सरप्राइजिंगली लोगों को नहीं पता होता। और रशिया में बहुत है, ईरान में है। पाकिस्तान में एक इदारा है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये गवर्नमेंट का इदारा है जो तेल ढूंढने में मदद करता है, तेल के एक्सप्लोरेशन में मदद करता है। अब ऑयल की बात हो गई तो नेचुरल गैस की बात भी साथ साथ ही कर ली हमने, उसमें कुछ अलग बात नहीं है। सिर्फ ये बात है कि पाकिस्तान में नेचुरल गैस के ज़खायर कहाँ हैं। तो कुछ बलूचिस्तान में शुरू में ज़्यादा थे, अब ज़्यादातर सिंध में। ज़्यादातर ऑयल के अपना गैस के ज़खायर सिंध में, लेकिन वैसे गैस हमारे पास काफ़ी जगहों पे है। जैसे पोठवार में, यानी रावलपिंडी के पास भी है, यानी पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में तो मैंने बताया है ही बहुत सारी। एक और ख़त्म हो जाने वाली एनर्जी लेकिन साफ, बज़ाहिर साफ, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी पता है क्या होती है? एक 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 एलिमेंट होता है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम की क्या खास बात है कि इसको थोड़ी सी एनर्जी दो, ये बहुत सारी एनर्जी वापस करता है। इतनी सारी कि अगर आपने संभाला नहीं तो ये फट जाएगा, ऐसा फटेगा कि पूरा शहर तबाह कर देगा। 1-2 किलो यूरेनियम लेके आओ, खाली 1-2 किलो यूरेनियम, उसको थोड़ी सी एनर्जी दो, थोड़ी सी आग लगा दो, मिसाल के तौर पे हल्की सी, उसको पटाखे के अंदर जो है ना, हल्की सी पहले आग लगाते हैं, पटाखा कितनी जोर से फटता है, तो थोड़ी सी एनर्जी इसको दो, ये बहुत सारी एनर्जी वापस करता है। बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ मैं आपको।
ठीक है, ये फिजन रिएक्शन कहलाता है, जिसमें एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो एक एटम में से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जो अगले एटम में से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर अगले में 3 निकलते हैं, मल्टीप्लाई होते चले जाती है एनर्जीज की, एक कुछ सेकंड्स के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। इसी से एटम बम बनता है, जो ऐसा होता है कि पूरे पूरे शहर तबाह कर देता है। लेकिन हमने देखा कि इसकी जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर फैलने वाली एनर्जी है, इसको कंट्रोल कर दो किसी तरह से और इसको थोड़ा रिड्यूस कर दो, तो इसमें बहुत गर्मी पैदा होती है, बहुत एनर्जी निकलती है। और गर्मी से हम क्या करते हैं? गर्मी से हम बिजली बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? गर्मी से हम बिजली कैसे बनाते हैं? अभी कोयले से बना रहे थे ना, अभी बॉयल करके, पानी को बॉयल करके स्टीम बना के उस स्टीम की मदद से टरबाइन चलाते हैं। समझ आ रही है? तो जब कोयले को जलाते हैं ना, तो कोयले में से धुआं निकलता है। पेट्रोल को जलाते हैं, पेट्रोल में से धुआं निकलता है। डीजल को जलाते हैं, डीजल में से धुआं निकलता है। फर्नेस ऑयल को जलाते हैं, फर्नेस ऑयल में से धुआं निकलता है। यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन मारते हैं तो उसमें से सिर्फ न्यूट्रॉन ही निकलते हैं, कोई धुआं नहीं निकलता। तो हवा के लिए ये क्लीनेस्ट एनर्जी है, कोई धुआं नहीं निकल रहा, पानी खाली बॉयल हो रहा है बस। स्टीम, जो कि स्टीम तो अच्छी चीज है, स्टीम में तो कोई मसला नहीं। तो यूरेनियम की मदद से एनर्जी हासिल करके जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी ये डेप्थ तो नहीं आएगी कि फ्यूजन रिएक्शन या फिजन रिएक्शन कैसे होता है, अभी तो हम ये बता रहे हैं कि एटॉमिक लेवल पे हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्लीन है बज़ाहिर। बस एक मसला ये है कि खुद यूरेनियम एक ऐसी चीज है कि अगर आपने पकड़ लिया बगैर जलाए उसको, वैसे ही अगर आपने यूरेनियम पकड़ लिया तो आप मर सकते हैं। जिस जिस चीज को यूरेनियम ने छुआ, आपने उसको पकड़ लिया, तब भी आप मर सकते हैं, क्योंकि ये होता है रेडियो एक्टिव। यानी इसके अंदर से बारीक बारीक पार्टिकल्स टूट टूट के वैसे ही निकल रहे होते हैं, जो इंसान के डीएनए को खराब कर देते हैं, या जानवरों के डीएनए को खराब कर देते हैं, या हर लिविंग थिंग के डीएनए को। जब डीएनए खराब हो जाता है तो फिर मौत वाक़ई हो जाती है, या अजीब अजीब बीमारियां हो जाती हैं। तो ये इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आप 1 किलो यूरेनियम से पूरे शहर की एक एक महीने की बिजली बना सकते होते होंगे, लेकिन अगर ये यूरेनियम लीक हो गया, अगर ये यूरेनियम जो है वो कहीं से सही से आपने डिस्पोज ऑफ नहीं किया, इस्तेमाल होने के बाद जो बकिया कचरा था यूरेनियम का, उसको कहाँ फेंकेंगे आप? समंदर में फेंकेंगे, समंदर रेडियो एक्टिव हो जाएगा, सारी मछलियां रेडियो एक्टिव हो जाएंगी, मछली खाएंगे फिर बंदर रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। ये रेडियो एक्टिविटी जाती भी नहीं है इतनी जल्दी। जब एक चीज रेडियो एक्टिव हो जाती है तो कितने ही सालों तक दूसरी चीजों को रेडियो एक्टिव करती रहती है, कितने साल, डेकेड्स तक आप वहां नहीं जा सकते जहां रेडियो एक्टिविटी फैल गई। हम्म तो एक ये मुश्किल रहती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा तो लें, एक दफ़ा लगा लिया, बहुत सस्ती एनर्जी बनती है और बहुत इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनती है, लेकिन उसको संभालना आसान नहीं है। पाकिस्तान में लगा हुआ है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके करीब ही लगा हुआ है, समंदर के किनारे। दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा चश्मा पे लगा हुआ है, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन आसान नहीं है उसको संभालना। और इसकी मैं मिसाल दूं कि दुनिया का डेवलप्ड तरीन कंट्री जापान, वो नहीं संभाल सका। उसी की वजह से तो लोगों को ज़्यादा ख्याल आया कि यार बस गड़बड़ है, कम करो, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ज़्यादा रिलाई नहीं करो। जापान में बहुत न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ हो रही थी। जापान में सैलाब आया, सैलाब इतना शदीद आया कि जिस शहर में सैलाब आया वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पानी चला गया। ये जो जब एक दफ़ा यूरेनियम को आपने मारा ना, तो इसमें से बहुत सारे न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं। इनको मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस के थ्रू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को ख़त्म किया जाता है ताकि सिर्फ रेलिवेंट न्यूट्रॉन ही निकलें, ज़्यादा ना निकल आएँ। जब बिजली चली गई पानी आने की वजह से, तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे उनको संभालने का प्रोसेस बंद हो गया। जब प्रोसेस बंद हो गया तो इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि ऑलमोस्ट एक तरह से बम फटा, और वो सारा का सारा फट के
जो आसपास सैलाब का पानी था उसमें शामिल हो गया, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है वो रेडियो एक्टिव हो गया। और उस वक्त ऐसा सैलाब था कि उसमें गाड़ियां वाड़ियां सब डूब गई थी। वही गाड़ियां उन्होंने पाकिस्तान भेजी फिर। आप बड़े शौक से चलाते हैं, है ना, जापानी गाड़ी हम लोग चलाते हैं ना शौक से। तो बहुत सारी उसमें से ऐसी गाड़ियां हैं जो कि, सॉरी सॉरी, रेडियो एक्टिव हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई जरिया ही नहीं है उनको चेक करने का। खैर, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का मसला समझ में आया। एफिशिएंट है, बहुत क्लीन एनर्जी देता है, लेकिन दुनिया अब उससे ना थोड़ा सा डरी हुई है कि नहीं यार ये सही नहीं है, इसकी रेडियो एक्टिविटी का प्रॉब्लम है। इसकी जगह एक और एटॉमिक एनर्जी है, उस पर रिसर्च चल रही है, हालांकि बहुत पहले दरियाफ्त हुई थी, लेकिन अभी तक हम उस वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हम संभाल नहीं सके अभी तक उसको। इसको तो संभालना सीख लिया हमने। ये कहलाती है फिजन, न्यू जो यूरेनियम से बनाई जाती है। एक इससे ज़्यादा सेफ है इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, संभलती नहीं है। वो है फ्यूजन। ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ। एक और तरीके का एटम बम बनाया जा सकता है, एक और तरह की एटॉमिक एनर्जी बनाई जा सकती है, इसमें यूरेनियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें हाइड्रोजन से काम चला लिया जाता है। ये वो तरीका है एनर्जी बनाने का जिससे सूरज एनर्जी बना रहा है। सूरज जितना गर्म है, इतनी लाखों मील से दूर से हमें एनर्जी दे रहा है, तो वो इसी केमिकल रिएक्शन के तहत दे रहा है जो फ्यूजन का रिएक्शन है। तो हम दुनिया वाले अभी इस पे महारत नहीं हासिल कर सके। अगर हमने फ्यूजन पे महारत हासिल कर ली ना, तो हाइड्रोजन तो इतनी है पूरी दुनिया में, हर एक के पास है फ्री में। जहां जहां पानी है वहां हाइड्रोजन है, H2O। सारे सितारे जितने भी कायनात में मटीरियल है ज़्यादातर हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो हाइड्रोजन तो कायनात में बहुत है। जो आपका स्टार होता है वो भी हाइड्रोजन से बना होता है, पानी में भी हाइड्रोजन होती है, पीकर आ जाए। अच्छा, अब एटॉमिक एनर्जी को या न्यूक्लियर एनर्जी को रिन्यूएबल क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें ये इस्तेमाल तो हो रहा है ना यूरेनियम, ये ख़त्म हो जाएगा, यूरेनियम ख़त्म हो जाएगा, फिर ये नहीं बना सकेंगे आप, इसलिए रिन्यूएबल नहीं है। ठीक है। और आम तौर पे हम यूरेनियम से भी क्या कर रहे हैं, पानी बॉयल कर रहे हैं, है ना, कोयले से भी क्या कर रहे हैं, पानी बॉयल कर रहे हैं। इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, ये सब हमारे लिए गर्मी का सोर्स है। इसमें थर्मल प्लांट लगाए होते हैं हमने, थर्मल थर्मल कहते हैं गर्मी वाली चीज को। ठीक है, थर्मल प्लांट लगाए होते हैं, हीट की मदद से पानी बॉयल करके चला रहे हैं इसको, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अब बात करते हैं हम दूसरी, कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या हैं। वाह 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 वाह। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में पाकिस्तान के एतबार से देखें सबसे बड़ा है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान में सारा साल बहने वाला दरिया मौजूद है। उस दरिया के आगे एक दीवार बनाओ, जिसको क्या कहते हैं, डैम। ये ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पहाड़ी सिलसिला होता है, ताकि ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। दो पहाड़ों के बीच में दीवार बनाओ तो पानी रुक जाएगा। जब ये पानी बहुत सारा जमा हो जाए, बहुत प्रेशर होता है इस पानी का, नीचे से एक सुराख करो, यानी दरवाज़ा बनाओ, उसमें से एक रास्ता बनाओ, इसमें से पानी निकालो, यहाँ पे लगा दो बड़ी सी टरबाइन, जिसमें मैग्नेट हो और कॉइल हो। बहुत बड़ी टरबाइन होती है, बहुत बड़ी, बिल्डिंग्स जितनी टरबाइन होती है समझ लें। तो पानी भी बहुत प्रेशर से आ रहा होता है। इस पानी के प्रेशर से टरबाइन चलती है, मुफ्त में बिजली बनती है, ना धुआं है, ना गैस है, ना न्यूक्लियर है, ना कुछ है। हाँ, ये एक सवाल है कि जब आपने डैम बनाया था तो डैम बनाने के भी तो नुकसानात थे, फायदे नुकसानात दोनों हैं। डैम बनाने से आपने धुआं, उस वक्त बनाते वक्त तो धुआं खर्च हुआ होगा ना, जब सीमेंट बनी होगी इस डैम के लिए उसमें तो धुआं निकला होगा, जब सरिया बना होगा तो धुआं निकला होगा। तो डैम बनाने में तो खर्चा है, पॉल्यूशन भी होती है, लेकिन डैम बनाने में जॉब्स भी बहुत मिलती हैं। एक डैम जब बनता है तो 25,000 लोगों को कम से कम नौकरी मिलती है। तो ये भी छोटे नॉर्मल डैम की बात हो रही है। बड़े बड़े डैम जब जो बनने शुरू हो गए, चाइना ने जो बनाना शुरू कर दिए भाई, वो तो पूरे शहरों के जितने डैम बना दिए उन्होंने। तो अजीब व गरीब दुनिया के नमूना बनाया।
थ्री गॉर्जेस डैम आप लिख के सर्च कीजिएगा इंटरनेट पर। खैर, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात तीसरी बात थी कि पानी को रोको, जिससे पानी का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बहुत पानी जमा हो जाएगा, फिर उसको एक पाइप के थ्रू से गुजार लो या मल्टीपल पाइप से गुजार के मल्टीपल टरबाइन चला लो। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता कहलाती है। पाकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल सोर्सेज हैं। ये मैप में आप देख लीजिएगा, मैप में मार्क हुए हुए हैं। कहीं बड़े बड़े सोर्सेज हैं, कहीं छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, उनको याद रखना जरूरी नहीं है। छोटा मोटा सा डैम बनाया है, छोटी मोटी सी उसको छोटी सी हाइड्रो बना दी जिससे कि एक दो गांव चल रहे हैं, ठीक है, ये तो छोटी, इसकी तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो बड़े बड़े हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैप को आप देख लीजिएगा, मैप आपको पूरी तरह से अवेयर कर देगा। मुझे थोड़ा सा चश्मे दिख भी कम रहा है। तो हमारा तरबेला डैम है, हमारा मंगला डैम है, हमारा जो है वो कुछ बैराजेस हैं। बैराज क्या होता है? छोटा डैम नुमा, दरिया के सामने ही बस एक रास्ता बंद करके थोड़ा सा पानी को रेज किया जाता है। गुद्दू बैराज, सक्खर बैराज, तौसा बैराज, चश्मा बैराज। कुछ नए डैम्स बन रहे हैं हमारे। कौन सा डैम बन रहा है? नहीं, काला बाग नहीं बन रहा, दियामिर भाषा बन रहा है और इस तरह के कुछ डैम्स बन रहे हैं जी, अब तक बन ही रहा है। ठीक है, तो एक जरिया हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ माशाल्लाह काफ़ी है। इसमें बस एक प्रॉब्लम होता है कि गर्मियों में ज़्यादा पानी आता है, सर्दियों में पानी कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर से पहाड़ पिघलते हैं तो पानी आता है ना, बर्फ़ के पहाड़। अब गर्मियों में ज़्यादा पिघलते हैं, सर्दियों में नहीं पिघलते, तो पानी कम आना शुरू हो जाता है। पानी कम होता है तो सारा पानी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसी पानी से बिजली बनाना है, इसी पानी से नहरी निज़ाम चला रहे हैं जिससे कि फसलें उगा रहे हैं। सारा छोड़ दिया, अभी बात के लिए चाहिए होगा, फिर कब तब क्या करेंगे? सारी बर्फ़ तुम्हें बेच देंगे तो दूसरे कस्टमर को क्या देंगे? मशहूर जो क्या हमारे साथ हुआ था। खैर, तो ये एक शॉर्टफॉल है इसका। ठीक है, दूसरा शॉर्टफॉल है कि डैम के नीचे सिल्टिंग होती रहती है। सिल्टिंग क्या होती है? पहाड़ों पे से जो पानी बह के आ रहा है उसके साथ मिट्टी भी आ रही है, वो नीचे जमा होना शुरू हो जाती है, डैम की कैपेसिटी कम हो जाती है, पानी अंदर अंदर इतनी मिट्टी भर जाती है कि पानी कम रह जाता है। इस सिल्टिंग को डीसिल्ट करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए होता है कि मिट्टी निकलती रहे, मिट्टी निकलती रहे, मिट्टी निकलती रहे, जो बहुत महंगा पड़ता है, आसान नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान में तो ये वैसे ही मैकेनिज्म बनाना बहुत मुश्किल है। चीज़ बन जाए बड़ी बात है, उसके बाद के मैकेनिज्म तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है मतलब। अच्छा, तो दूसरा सोर्स क्या है? रिन्यूएबल में और कोई सोर्स आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको हर जगह नजर आ जाएगा वो दूसरा सोर्स, सोलर। सोलर क्या होता है? सोलर एक पैनल हमने इजाद किया, उसको कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल लगे हैं उसमें बहुत सारे। फोटो कहते हैं लाइट को, वोल्टाइक कहते हैं बिजली बनाने की सलाहियत रखने वाला सेल। ऐसा सेल जो रोशनी की मदद से बिजली बनाने की सलाहियत रखता हो। ये एक इत्तेफाकी तजर्बे से इंसान ने याद किया। इंसान एलईडी पे काम कर रहा था, इत्तेफाक से उसने फोटोवोल्टाइक सेल बना लिया, ऐसे ही कुछ हुआ था। तो हमने देखा कि धूप की मदद से बिजली बनाई जा सकती है। अब फोटोवोल्टाइक सेल क्या होते हैं? ये सोलर पैनल, एक सोलर पैनल की ज़िंदगी 20 से 30 साल होती है। तो आपने एक पैनल ख़रीदा, 20 से 30 साल तक आपको एनर्जी मिलती रहेगी। बस इसमें दो चार मसले हैं। इसका सबसे पहला मसला ये है कि रोशनी दिन में होती है, रात में नहीं होती। दिन भर आपने फोटोवोल्टाइक सेल से बिजली बना के इस्तेमाल कर लिया, अब रात में क्या करेंगे? बगैर बिजली के सोएंगे। इस बिजली को स्टोर करना मुश्किल है। बनती तो बहुत है। इस वक्त दुनिया के बाज़ मुल्कों में इतनी बिजली बन रही है सोलर से, जर्मनी में जैसे, इतनी बिजली बन रही है कि बिजली का रेट माइनस में चल रहा है। बिजली इस्तेमाल करने के पैसे दे रही है गवर्नमेंट आपको। आपने 200 यूनिट जलाए थे, ये लीजिए 2000 रुपये। आपने 5000 यूनिट जला लिए, ये लीजिए 50,000 रुपये। मतलब माइनस में बिजली का रेट चल रहा है बाज़ जगहों पे। उसकी वजह यह है कि जनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, यूज़ करने की कैपेसिटी कम है। लेकिन फिर उसमें दूसरा मतलब क्या है कि माइनस टाइमिंग के हिसाब से, दिन में माइनस है, रात में पॉजिटिव है, क्योंकि सारी दिन में बनती है, रात में नहीं बन रही। अब रात में क्या करेंगे?
कहाँ से रखें, बिजली बचती नहीं है ना, बिजली कहीं रखी नहीं जा सकती है ना, ये मोहब्बत की तरह से है, ये बस कहीं रखी नहीं जा सकती उठा के। बैटरी बहुत एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही खराब चीज है। ये दुनिया का इस वक्त वन ऑफ द 3 और 4 लार्जेस्ट इश्यूज फॉर द डेवलपमेंट में से एक है। दुनिया की तरक्की के रास्ते, पूरी दुनिया एक अचानक से बहुत बड़ी तरक्की का मोड़ मोड़ेगी। जैसे जब बिजली दरियाफ्त हुई थी ना, तो पूरी दुनिया बदल गई थी। ये बैटरी का मसला हल कोई कर देना हमारा, एक ऐसी बैटरी कोई बना दे जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, क्योंकि अभी जो बैटरीज बनती हैं वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं बनती, नंबर 1। नंबर 2, उनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। बहुत सारी वजनी बैटरी रखते हैं और थोड़ा सा ही दूर जाके गाड़ी फिर बंद हो जाती है, 200-400 किलोमीटर चलती है। कोई ऐसा सोल्यूशन बन जाए कि जो हमें बहुत ज्यादा लंबी रेंज दे दे, जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो और कॉस्टली ना हो। बैटरी बहुत महंगी है इस वक्त, सोलर पैनल से ज्यादा महंगी बैटरी है। अगर ये कोई ऐसे सोल्यूशन निकाल दिया किसी ने, और दुनिया भर में बड़े बड़े साइंसदान लगे पड़े हैं इसके ऊपर कि कोई सोल्यूशन निकला है बैटरी का, अभी तक नहीं, हम रिलायबली अभी तक नहीं कह सकते कि निकल आया है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि रात के वक्त इसकी, दिन में इतनी एनर्जी बना सकता है कि पूरी दुनिया को एनर्जी दे दे। उस एनर्जी को स्टोर करने का भी हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, बहुत से प्रपोज मैकेनिज्म है। एक नेचुरल बैटरी बनाने की किसी ने बात की है कि आप एक ऐसी बैटरी बनाओ कि 2 जगह पे पानी के तालाब बना दो, एक पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ के नीचे। जब एक्स्ट्रा पावर आ रही है, वाटर पंप्स की मदद से, उस पावर की मदद से पानी ऊपर चढ़ा दो, पहाड़ के ऊपर चढ़ा दो पानी तालाब में। रात को जब तुम्हारी बैटरी खत्म, पावर खत्म हो जाए, उस पानी को वापस छोड़ दो, वो टरबाइन चलाएगा, बिजली बनती रहेगी। नेचुरल बैटरी हो गई। दिन में पावर की वजह से पानी स्टोर ऊपर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर जाएगी। रात में पानी वापस बहेगा तो दोबारा एनर्जी बना देगा। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, हर जगह पहाड़ नहीं है, हर जगह इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे आप ये बना सकें। बाहर सोल्यूशन से बहुत सोच रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई हो और आपके पास सही इजाद हो जाए, तो आप मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बन सकते हैं। इस वक्त इसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है कि जरा सा पकड़ पकड़ में आता है, किसी के पास कोई आइडिया आया, उसको उठा लेते हैं, मतलब उसको पैसे दे देते हैं कि भाई ये आइडिया हमें बेच दो, हम इस पर काम करेंगे। पाकिस्तान में उठा लेने का अभी कुछ मतलब होता है ना, कि मैंने वादे कर दिया। ठीक है भाई, तो सोलर का मतलब बता दिया मैंने आपको कि उसको सेव नहीं कर पाते रात में। दिन में इतनी हो जाती है, रात में शॉर्टेज हो जाती है। उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि पूरा सारा महीना सारा साल चल, फिर सर्दियों में कम बनती है, गर्मियों में ज्यादा बनती है। हर मुल्क में बन नहीं सकती। पाकिस्तान एक ऐसी अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर सोलर का ऐसा शाकार है, बस सोलर लगाओ और चलाओ सारा साल। दुनिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ बादल ही बादल रहते हैं, इतना सोलर तो ही चलता है। पाकिस्तान को अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है, हम नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, सोलर पैनल अभी तक हम बाहर से खरीद रहे हैं। सोलर पैनल का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम बाहर से खरीद रहे हैं तो हमें महंगे पड़ते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है सोलर पैनल का हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, सोलर पैनल जब 20 साल बाद ख़राब हो जाते हैं, उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। उसको आप ऐसी कचरे में छोड़ देंगे तो लोगों के लिए बड़ा नुकसान। बाकी लोग उसको प्रॉपरली डिसमेंटल करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे कचरे में डाल देते हैं। फिर और क्या जरिया है, भी ये भी पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। रिन्यूएबल में और कोई बता दो। सोलर हो गई, सोलर खत्म नहीं होगी ना, सूरज जब तक सूरज चांद रहेगा, सोलर तेरा नाम रहेगा। विंड एनर्जी ज्यादा बड़ी है। तो विंड एनर्जी क्या होती है? हवा से चलने वाली एक बहुत बड़ी चक्की। आपको पता है बड़ी चक्की के पर कितना बड़ा होता है एक पर? आपने विंड पे चलने वाली चक्कियां देखी हैं कभी चलते फिरते हुए? सिंध में नजर आती हैं, हाईवे से जाएं तो लाल 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 बहुत सारे डॉट्स नजर आते हैं। अगर रात के वक्त आप वापस आ रहे हो ना, सिंध में एंटर होते हैं और हैदराबाद वाली साइड पे चलते हैं, तो आपको बहुत सारे लाल 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 लाइटें जलती हुई दिखती हैं। गौर से देखें, पता चलता है कि ये विंड टर्बाइंस हैं। एक पर इसका जो है ना, वो इतना बड़ा होता है, एक एक बिल्डिंग के बराबर उसकी हाइट होती है, छोटी मोटी बिल्डिंग के बराबर, बहुत बड़े होते हैं। तो विंड टर्बाइन का क्या मसला है? हवा चल रही है, बिजली बन रही है मुफ्त की। ये भी रिन्यूएबल है, जब तक हवा चलती रहेगी तब तक बिजली बनती रहेगी। लेकिन इसमें भी कुछ मसले मसाइल होंगे। सबसे पहले मसला, हर जगह ऐसी हवा नहीं चल रही कि इतनी भारी टरबाइन को चलाए। छोटी मोटी टरबाइन चलाने का फ़ायदा नहीं है, उससे इतनी एनर्जी नहीं बनेगी कि शहरों को सप्लाई हो।
ज़्यादा एनर्जी बनानी है तो बड़ी टरबाइन बनानी पड़ेगी, बड़ी टरबाइन को चलाना है तो फिर बड़ी हवा चलानी पड़ेगी। दुनिया में हर जगह ये बड़ी हवा, हाँ, दुनिया में ये बड़ी हवा के चलने के कॉरिडोर हर जगह नहीं है। कहाँ होंगे? यकीनन पाकिस्तान में ज़रूर होगा, यकीनन कोई एक, है ना? पाकिस्तान में ज़रूर होती है हर चीज़। पाकिस्तान में जो है वो ऐसे चैनल्स मौजूद हैं जहाँ जहाँ 12 महीने एक ही डायरेक्शन में अच्छी रफ्तार से हवा चलती रहती है। दुनिया में ऐसे चंद ही जगह हैं, उनमें से एक पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी टरबाइन लगा सकते हैं। दुनिया को इससे बहुत प्रॉब्लम है कि हवा कभी चलती है, कभी बंद हो जाती है। हवा बंद हो जाती है, टरबाइन रुक, ये टरबाइन रुक गई ना तो दोबारा उसी हवा से नहीं चलेगी, अब और ज़्यादा तेज़ हवा चाहिए होगी। रुकी हुई टरबाइन में फ्रिक्शन आ जाती है, फ्रिक्शन को रिजॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। वो देखें इंग्लिश कितनी अच्छी हो रही है। टरबाइन का एक मतलब मैंने बताया कि हर जगह नहीं चलेगी, हवा अच्छी होगी तो चलेगी। टरबाइन का दूसरा मतलब है इससे परिंदे मर जाते हैं। अगर टरबाइन ही टरबाइन हो गई तो परिंदों को बहुत प्रॉब्लम होगा। टरबाइन में भी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च हो रही है। अगर आपने बिग हीरो 6 के नाम से एक कार्टून है वो देखा है, तो उसमें आखिर में जाके वो बिग हीरो जाके ऊपर एक टरबाइन में बैठता है, वो बलून टरबाइन है, वो ज़मीन पे है ही नहीं। एक रस्सी बांध के हवा में एक बलून छोड़ा हुआ है गोल, जो कि हवा से उसमें ऐसे 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 पहिए की तरह चलने वाले वो हैं, मैकेनिज्म है। जैसे कि वो रहट चलती है ना, वो जो पानी निकालने के लिए चलाते हैं आप, वो बैल गोल गोल घूमते हैं, है ना? इसी तरह की वो गोल गोल घूमने वाली चीज़ होती है, उसको उसमें हीलियम भरी होती है तो हवा से हल्की होकर ऊपर हवा में चली जाती है। और हवा चूंकि ऊपर हवा ज़्यादा है तो ऊपर की ज़्यादा हवा का फ़ायदा उठाते हुए गोल गोल घूमती है। इससे गोल गोल घूमने से एक हमारे पास एक मैकेनिज्म है, वो गोल गोल घूमता है जिससे कि हम अपनी टरबाइन चला लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म प्रपोज्ड है। बिग गुरु 6 में तो उन्होंने उसको इफेक्टिवली दिखाया जैसे कि हो गया। प्रपोज्ड है, एक आध जगह इसको चला के चेक किया जा रहा है। इसके अपने मसाइल होंगे जब ये आ जाएगा, फिलहाल तो ये ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा सोल्यूशन है। और भी एक तरीका होता है जियोथर्मल। जियोथर्मल क्या होता है? ज़मीन के अंदर कहीं कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ ज़मीन के अंदर की गर्मी हम कैच कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर तो गर्मी है ना, बहुत गर्मी है, ज़मीन तो गर्म है, अंदर से लावा ही लावा है, लावा ही लावा है अंदर से, है ना? हमारी ज़मीन के अंदर लावा ही लावा पक रहा है, कभी भी फट के निकल सकता है। तो उस गर्मी को टैप करने के लिए बाज़ जगहों पे नेचुरल सुराख ऐसे होते हैं कि वो गर्मी ऊपर तक आ रही होती है। आसानी से समझ लें, इस गर्मी की मदद से पानी को बॉयल किया जा सकता है। पानी बॉयल कर लिया तो हम तो फ़ौरन बिजली बनाते हैं, है ना? पाकिस्तान में पानी बॉयल हो गया तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं। बाकी मुल्क पानी बॉयल होते ही बिजली बनाने लगते हैं, और हम चाय चढ़ा देते हैं। अरे यार पानी बॉयल हो रहा है, तो लोग चाय चढ़ाते हैं। हम्म। एक और बिजली बनाने का तरीका, ये हर जगह है ही नहीं। जियो थर्मल को इतना डिस्कस करने का फायदा इसलिए नहीं कि हर जगह है ही नहीं अवेलेबल, दुनिया में चंद ही जगहों पे है। वो आपने कभी कार्टूनों में देखा होगा कि कोई कार्टून चलता हुआ जा रहा है, जमीन के नीचे से एकदम से फुस करके एक निकला, उसको गीजर कहते हैं, पानी का एक आबशार सा निकला, वो जियो थर्मल के नतीजे में निकलता है। जहाँ जियो थर्मल होती है वहाँ पानी ऐसे फुस करके स्टीम की शक्ल में बाहर निकल रहा होता है बार बार, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जरिया है टाइडल। हाँ, टाइडल एनर्जी, ये है तो हर जगह, जहाँ जहाँ समंदर है वहाँ वहाँ है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना भी अभी तक हम एक्सपर्टीज़ के साथ नहीं सीख सके। वो क्या है कि समंदर रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा चढ़ता है, 2 दफ़ा उतरता है। ये चाँद के साथ समंदर की मूवमेंट होती है। रोज़ाना दिन में समंदर, पहले पानी लेट्स सपोज़ ये साहिल है, पहले यहाँ तक था, फिर शाम तक यहाँ तक आ जाएगा, फिर रात तक वापस चले जाएगा, फिर सुबह तक यहाँ तक आ जाएगा, फिर शाम तक। ये ऐसे समंदर दिन में 2 दफ़ा रोज़ाना मूव करता है, ठीक है? इसको कहते हैं टाइड। लहरों को टाइड नहीं कहते, लहरों को वेव्स कहते हैं। टाइड कहते हैं समंदर का चढ़ना और उतरना, जो दिन में 2 दफ़ा ये घूमती साइकिल, ठीक है? इसके समंदर के चढ़ने और उतरने के मदद से यहाँ पे पानी की ट्यूब लगा के, यहाँ पे पंखे वंखे लगा के, यहाँ पे भी टरबाइन लगा लेते हैं लोग। पानी अंदर दाखिल हो रहा है, इससे टरबाइन चल रही है, वापस जा रहा है, फिर टरबाइन चल रही है, फिर आ रहा है, फिर टरबाइन चल रही है, फिर जा रहा है, फिर टरबाइन चल रही है। लेकिन ये अभी इतना ज़्यादा इंसान इसमें एक्सपर्ट नहीं हुआ। कहीं कहीं लगे हैं, कहीं कहीं इस्तेमाल हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं है। एक और तरीका है बायोमास।
बायोमास क्या होता है? जब जानवर पॉटी करते हैं तो वो भी काम की होती है। सबको जमा करें, सारी पॉटीज़ को जमा करें और एक कुएं में डाल दें जिसमें से पानी ना पिएं। उस कुएं का मुंह बंद कर दें, उसको सील कर दें, टाइट कर दें, अंदर ही अंदर वो मांस जो पॉटीज़ हैं और उसके अंदर डाल दें सड़े हुए फल, पत्ते, ये सारी जो बेकार चीज़ें वो सब डालते जाएं उसमें। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्ट होगी, फर्मेंटेशन होगी, कुछ बैक्टीरिया इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसमें से CH4 अलग कर देगा। CH4 अलग हो गई तो क्या मिल गए हमें? मीथेन मिल गई जो हमारे चूल्हे में जलती है, और वो मीथेन को हम फिर पाइपलाइन के जरिए अपने चूल्हों में ला सकते हैं। ये बायोगैस कहलाती है। ठीक है, हमारे यहाँ एक नेशनल ग्रिड ऑफ पावर है, यानी सारी जो पावर्स बनती हैं, जो जो पावर प्लांट्स पावर बना रहे हैं, दुनिया हमारे मुल्क में जगह जगह अलग अलग पावर बनाने के प्लांट्स मौजूद हैं। कहीं वो पावर बना रहा है डैम, कहीं पावर बना रहा है पावर प्लांट, कहीं पावर बना रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहीं पावर बना रहा है थर्मल पावर प्लांट। मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सारे पावर बनाने के प्लांट्स लगे हुए हैं मुल्क में। वो सब एक बिजली की लाइन को पावर सप्लाई करते हैं, वहां से सब एक साथ बिजली बहना शुरू होती है। इसको कहते हैं हमारे नेशनल ग्रिड। नेशनल ग्रिड में पावर आती है और फिर वो आगे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग कंपनीज हैं, उन्होंने तार वार लगा के घरों तक डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी ली हुई है। वही बिल देते हैं आपको। जैसे कराची इलेक्ट्रिक कराची में आपको बिल देती है, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो तारों की मदद से नेशनल ग्रिड से उठा के बिजली आपके घर तक पहुंचाएगी, और कराची में अगर बिजली की कोई शॉर्टफॉल होगी तो खुद भी बनाकर उस ग्रिड में शामिल करेगी ताकि कराची वालों की जरूरत पूरी हो सके। ये पावर सप्लाई का काम हुआ। तो गवर्नमेंट भी इसके अंदर रोल प्ले करती है और प्राइवेट सेक्टर से भी कहती है आप भी काम करें, आप लोग भी पावर जनरेट करें और हम तक पहुंचाएं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पावर रिसोर्सेज कम हैं और वो सीजनल हैं। कभी कभी हमारे मुल्क में इतनी बिजली होती है कि पूरा मुल्क इस्तेमाल कर दे फिर भी बच रही होती है। ये कौन से दिन होते होंगे? जब डैम में पानी ज़्यादा होता होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली हमारा डैम बनाता है। कभी कभी हमारे मुल्क में इतनी कम हो जाती है बिजली कि हमें लोड शेडिंग करनी पड़ती है। आजकल कराची में ज़्यादातर लोड शेडिंग इसलिए नहीं हो रही कि बिजली नहीं है, बिजली बहुत है। कराची में लोड शेडिंग क्यों होती है? कराची इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि जिस इलाके से हमें बिजली देने के पैसे ही नहीं मिल रहे, वो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम बिजली कम देंगे ताकि कम चोरी हो, पैसे मिलते ही नहीं हैं। इसमें नुकसान क्या होता है कि आपके मोहल्ले में अगर 4 घर चोरी कर रहे हैं तो आपको भी बिजली नहीं मिल रही है, आपके यहाँ भी लाइट जाना शुरू हो जाएगी। खासतौर पर जितनी भी कच्ची आबादियों वाले इलाके हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक थेफ्ट के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। तो जिनका घर का जो PMT है, पावर सप्लाई, वो कच्ची आबादी के साथ कहीं कनेक्ट हो जाए तो फिर उनके यहाँ भी लाइट जाना शुरू हो जाती है, हालांकि वो बिल पूरा दे रहे होते हैं। ये हमारे घर में भी था मसला। तो हमारे घर के पीछे वाली साइड से कच्ची आबादी कनेक्ट करती है, अब उनकी वजह से हमारी लाइट, तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके अपनी पावर PMT जो है ना, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, वो अलग करवा लिया। जब से वो अलग हुआ है तब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती, क्योंकि हमारा जो मोहल्ला था वो पूरा बिल पे कर रहा था। जहाँ से बिल पे नहीं हो रहा था उनको उन्होंने अलग कर दिया, वो उनकी लाइट जाती है, हमारी नहीं जाती। तो के इलेक्ट्रिक जो लाइट भेज रहा है वो पावर थेफ्ट। तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो रिलायबल नहीं है, सीजनल है। गर्मी में बढ़ जाती है, सर्दी में कम हो जाती है। नंबर एक, बहुत ज़्यादा हम बिजली बना रहे हैं थर्मल से, और थर्मल में भी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑयल। हमारे बहुत से पावर प्लांट पुराने ज़माने के लगे हुए हैं जिसमें तेल जला के बिजली बना रहे हैं, और तेल इस वक्त दुनिया में हुआ है बहुत महंगा, इसलिए हमारी बिजली बहुत महंगी है। दुनिया में ख़त्म हो रहा है तेल और हम तेल जला के बिजली बना रहे हैं। दुनिया में ख़त्म हो रही है गैस और हम गैस जला के बिजली बना रहे हैं। कोयले के भी कुछ प्लांट्स हमने कन्वर्ट कर लिए, थर्मल प्लांट्स जो तेल से चल रहे थे उनको कोयले पे कन्वर्ट कर लिया है कुछ प्लांट्स को, लेकिन वो भी बहुत महंगे हैं क्योंकि कोयला बाहर से आ रहा है, अपना कोयला नहीं इस्तेमाल हो पा रहा। तो पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है कि हमारे रिसोर्सेज रिलायबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे रिसोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगी बिजली बना रहे हैं हम, ठीक है। और जो सस्ती बिजली बना सकता है उसको कोई मराद भी नहीं दे रहे। अभी आप देखें कि सोलर बनाने वाले, सोलर घरों में जगह जगह लगा लिए लोगों ने,
उनसे इतनी चीप रेट पे बिजली ले रहे हैं कि वो लगाने का उनको दिल ना चाहे। कितनी दफ़ा हमसे भी कहा गया है सोलर लगा लें, मैंने कहा भाई 20 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं और थोड़े दिन में और गिरा देंगे बीस। तो इतना ये जाती है कि आपसे इतनी कम रेट पे बिजली परचेस की जा रही है कि वो कह रहे हैं कि आप ना बनाओ। तो भाई जब इतनी महंगी बिजली है सस्ती बनवा लो, घर घर में सोलर लगवा लो। ये जर्मनी में जैसे हुआ, इतनी बिजली बन गई, इतनी बिजली बन गई, घर घर में लगने की वजह से खाली इतनी बिजली बन गई कि मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है हर वक्त। बिजली का बिल ऑटोमेटिकली कम होते 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 जीरो पे, और जीरो से माइनस में चला गया ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के तहत। ठीक है, एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है ना कि जो बिजली बेच रहा होगा उसको मिलेंगे, जो यूज़ कर रहा होगा वो देगा। लेकिन अब किसी को भी यूज़ नहीं कर रही, सब बढ़ा रहे हैं। तो फिर आपको कंजम्पशन का बिल ही नहीं पे करना, आपको पैसे मिल ही रहे हैं बस बनाने के। कंज्यूम तो आप कर ही नहीं रहे दूसरे की, आप अपनी बना के अपनी कंज्यूम करके एक्स्ट्रा बेच भी रहे हैं। तो यूँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो वो कर रहे हैं, ग्रिड सिस्टम को अपना एक्सटेंड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अक्सर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आज से 100 साल बाद बिजली हमारा मसला नहीं रहेगी। दुनिया में रिसोर्सेज जो है ना बिजली बनाने के वो बहुत हैं, बस हमें उसको मैनेज करना नहीं आ रहा। सोलर बहुत बड़ी पावर है, हम उसको स्टोर करना नहीं सीख सके अभी तक। इसी तरह से और भी सोर्सेज बहुत हैं, लेकिन अभी हमें उसको मैनेज, अगर हम ये मैनेज करना सीख गए, जैसे हमने फ्यूजन सीख लिया, बस खत्म। एक दफ़ा फ्यूजन सीख लिया ना, फ्यूजन के अंदर तो भाई एक एक मकान के जितना एक पावर प्लांट लगेगा तो पूरा शहर सप्लाई होगा। और उसमें समझ लें कि जो रिसोर्स है वो बहुत सस्ता है, हाइड्रोजन। कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने घर में मौजूद है, हर जगह पानी के साथ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। तो लेकिन बहरहाल तो दुनिया ये कहती है कि 100 साल बाद शायद हमारे लिए एनर्जी मसला ना रहे, हमारा असल मसला होगा पानी। इसलिए जहाँ जहाँ पानी के कुदरती बहाव मौजूद है वहाँ वहाँ लोग चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस रहे, कंट्रोल करके रखें। खैर, तो पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम मैंने बताया कि रिलायबिलिटी नहीं है, दूसरा बताया कि एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि हम थर्मल और ऑयल यूज़ कर रहे हैं, रिन्यूएबल के ऊपर नहीं जा रहे। पाकिस्तान के पावर रिसोर्सेज का तीसरा मसला है कि पावर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, हमारे ख़त्म हो रहे हैं। हमारी गैस ख़त्म हो रही है, हमारा कोयला इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ठीक है, ये अच्छी तरह से ग्रिप में आ गई बातें। अब सिर्फ ये ग्रिप करना रह गया कि कौन सी चीज़ कहाँ है, डैम कहाँ कहाँ है, गैस कौन कौन से इलाकों से निकल रही है। मैप में ये देख लेना की ज़रूरत रह गई है। बाकी पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज आपको। अपना ख्याल रखिएगा। ना भी आप भी ये वीडियो देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।